तो आज बात करेंगे भारत की एक ऐसी नदी की जिसके तट पर विशाल सभ्यता ने जन्म लिया, लेकिन आज हम उसे भूल चुके हैं या वो नदी कहीं खो गई है, सिर्फ कथाओं और पुराणों में जिंदा। आखिर क्या हुआ उस नदी के साथ? क्या ये सचमुच गायब हुई या फिर हमने इसकी कहानी भुला दी? आइए इसी रहस्य को समझते हैं सरस्वती की खोज में। साथ ही ये कि इससे महाभारत का क्या लिंक है। हम देखेंगे प्राचीन इतिहास, आर्कियोलॉजी और वैदिक साहित्य के रेफरेंसेस के साथ। देखते रहिए। तो जय हिंद दोस्तों, और आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। तो प्राचीन ग्रंथों और स्टडीज के साथ दशकों की पड़ताल के बाद आखिरकार राजस्थान में सरस्वती नदी के अस्तित्व की एक झलक हमें मिल गई है। लेकिन ये खोज कोई नई नहीं है। इस सफर की शुरुआत 2 सदी पहले ही हो गई थी, जब ब्रिटिश अफसर जेम्स टॉड ने 1812 में राजस्थान की यात्रा के दौरान घग्गर नदी या हकरा नदी का सूखा तल या ड्राई रिवर बेड देखा। उन्होंने यह अंदाजा लगाया कि कभी किसी जमाने में यहाँ पर ये नदी बहा करती थी, एक प्रॉपर नदी के रूप में, यानी एक शक्तिशाली, एक वेग वाली नदी के रूप में। उन्होंने ट्रैक किया और पता किया कि उस समय के लोगों की कहानियों में, राजपूतों के गीतों में, बीकानेर के एक मौखिक परंपरा में या फिर चारण समुदाय के गीतों में भी इसका जिक्र आता है। लेकिन इस नदी का और सरस्वती नदी का आखिर क्या लेना देना था? तो घग्गर नदी आज के हरियाणा, राजस्थान और पाकिस्तान के चोलिस्तान में एक सीजनल नदी, सीजनल रिवर या मौसमी नदी के रूप में बहती है और कुछ दूर बहकर रेगिस्तान में लापता हो जाती है। अब कई विद्वानों का मानना है कि यही नदी प्राचीन काल की सरस्वती नदी है। क्यों? क्योंकि ऋग्वेद के नदी स्तुति में भी एक नदी का जिक्र मिलता है, जो है सरस्वती नदी, और जो यमुना और सतलुज के बीच बहती थी, यानी वहीं जहां घग्गर हकरा आज बहती है। ब्रिटिश मेजर कॉल्विन और मेजर मैक्सन ने भी अपनी यात्राओं में इस नदी के आसपास प्राचीन बस्तियों और पुरानी जल प्रणालियों के अवशेष पाए। ये सबूत इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि कभी इस एरिया में एक बड़ी सभ्यता का अस्तित्व था। विवियन डी सेंट मार्टिन और फ्रेडरिक मैक्स मुलर जैसे यूरोपीय विद्वानों ने भी ऋग्वेद के संदर्भ और भारतीय भूगोल को मिलाकर सरस्वती की खोज की। सेंट मार्टिन ने तो ये तक कहा कि आज की जो सरस्वती नदी है, जो हरियाणा में थानेसर और कुरुक्षेत्र से होकर घग्गर से मिलती है, वास्तव में वही प्राचीन सरस्वती है। इसके अलावा ब्रिटिश मेजर हेनरी जॉर्ज इस नतीजे पर पहुंचे कि सतलुज नदी कभी हकरा की सहायक नदी थी, जो रन ऑफ कच्छ तक जाती थी, यानी जो समुद्र में जाकर मिल जाती थी। मजे की बात यह है कि सरस्वती नदी को ऋग्वेद में समुद्रगामिनी कहा जाता है। इस बात से संभावना और मजबूत होती है कि शायद घग्गर हकरा ही पुराने वक्त की सरस्वती थी। पर अब इस सवाल की ओर आते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि ये नदी सूख गई। तो ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट या भूवैज्ञानिक रिचर्ड डिक्सन ओल्डहम ने यह माना कि सतलुज और यमुना की दिशा बदलने से सरस्वती की धारा रुक गई। साथ ही भूकंप और भौगोलिक परिवर्तनों ने नदियों के रास्ते को बदल दिया। ऋग्वेद और महाभारत में भी इस नदी के सूखने का जिक्र मिलता है। महाभारत ये कहता है कि इस नदी के सूखने का सिलसिला धीरे धीरे हुआ और ऋषि मुनियों ने माना कि नदी अब जमीन के नीचे बहती है। अब आते हैं साल 1921 में, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज हुई। हड़प्पा और मोहनजोदारो जैसे शहर सिंधु नदी के तट पर मिले, लेकिन कुछ समय बाद कालीबंगन, राखीगढ़ी, धौलावीरा जैसे स्थल भी सामने आए, जो घग्गर हकरा नदी के तट या उसके बेसिन में स्थित थे। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स, सैटेलाइट इमेजरी या जियोलॉजिकल स्टडीज भी इस बात की ओर इशारा करती है, इस बात को साफ करती है, पुख्ता करती है कि जो साइट्स हैं ये घग्गर हकरा का जो रिवर सिस्टम है उसके फ्लड प्लेन यानी उसके बाढ़ के मैदानों में स्थित है। अब क्योंकि कई स्कॉलर्स के अनुसार ऋग्वेद में वर्णित सरस्वती भी यही नदी थी, इसलिए इन शहरों को कई स्कॉलर्स इंडस के साथ साथ सरस्वती सभ्यता का भी हिस्सा मानते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट जेन मैकिंटोश ने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता के विकास में सरस्वती का योगदान सिंधु से भी अधिक हो सकता है, क्योंकि सरस्वती तट पर स्थित स्थलों की संख्या दोगुनी थी।
ग्रेगरी पोसल ने भी माना कि 3000 BC तक सरस्वती नदी अपने पूरे वेग में थी, लेकिन टेक्टोनिक चेंजेस और नदियों के रास्ते बदलने से सरस्वती धीरे धीरे पतली और आखिर में सूखी हो गई। पर कहानियां खत्म नहीं होती, बल्कि और इंटरेस्टिंग और गहरी होती जाती है। अब एक जरूरी सवाल ये कि अगर सरस्वती नदी 1900 BC में पूरी तरह सूख गई थी, जैसा कि हमें बताया जाता है, तो ऋग्वेद के लिखने वालों ने 1500 BC में ऐसा क्यों लिखा कि ये एक शक्तिशाली और समुद्र तक जाने वाली नदी है, और आर्यन इन्वेजन का इससे क्या संबंध है? इसे आसान भाषा में ऐसे समझते हैं कि हमें बताया जाता है कि आर्यन आए 1500 BC के आसपास। सरस्वती नदी सूख चुकी थी 1900 BC में ही, और आर्यों के आने के बाद 1500 BC से 1200 BC में ये वेद लिखा गया। तो क्या आर्य एक ऐसी नदी के बारे में लिख रहे थे जो ऑलरेडी सूख चुकी थी? इनफैक्ट उनके आने के 400-500 साल पहले वो नदी सूख चुकी थी। इसका सीधा अर्थ ये हो सकता है कि जब ऋग्वेद लिखा गया, यानी 1500 BC के आसपास, उस वक्त सरस्वती अपने पूरे वेग से बहती थी। या फिर इसका दूसरा अर्थ ये हो सकता है कि अगर वाकई सरस्वती 1900 BC में सूख गई थी, तो ऋग्वेद की रचना 1500 के बाद नहीं हुई, बल्कि 2000 BC में ऑलरेडी हो चुकी थी। लेकिन एक मिनट, ये तो वो समय था जब हड़प्पन सभ्यता चल रही थी, जब आर्य आए भी नहीं थे, जब हड़प्पन सभ्यता अपने चरम पर थी। तो क्या ऐसे एक सिनेरियो में ये बात सच की कसौटी पर खरी उतरती है जो हमें हमेशा से बताई गई है कि आर्यों के आने के बाद एक सभ्यता विकसित हुई और उसके बाद ऋग्वेद को लिखा गया? या फिर ये सिर्फ एक कल्पना है जो हमें हमेशा से बताया गया आर्यन इन्वेजन के बारे में? और एक बात ये कि वाराहमिहिर और बाणभट्ट ने 6वीं और 7वीं सदी में ऑलरेडी अपनी रचनाओं में सरस्वती नदी को मेंशन कर रखा था। तो फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि बाद में हम लोग सरस्वती नदी को एक काल्पनिक या पौराणिक नदी मानने लगे? ये भी याद रखिए कि ऋग्वेद में सप्त सिंधु का जो क्षेत्र है वो वही था जहां हड़प्पन सभ्यता का मूल केंद्र था, और आज तक इस क्षेत्र में किसी भी दूसरी सभ्यता के आने का कोई भी साइन नहीं मिला है, जैसे युद्ध या फिर कोई और परिवर्तन। ऐसा कोई भी साइन यहाँ पर नहीं मिला है। ये इस बात की ओर इशारा करता है कि आर्यन और हड़प्पन असल में शायद दो अलग लोग नहीं थे, बल्कि एक ही सांस्कृतिक धारा का हिस्सा थे जिसका रूप बदला, लेकिन मूल विरासत जारी रही। यानी क्या हम ये कह सकते हैं कि सरस्वती एक ऐसी नदी थी जिसके तट पर एक इतनी बड़ी सभ्यता ने जन्म लिया, और जिस नदी का सूख जाना सिर्फ एक भौगोलिक घटना नहीं थी, बल्कि उससे भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला था। अब यहाँ जरा रुककर हमें और गहराई में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में समझना होगा, क्योंकि वहीं से रास्ता निकलता है सरस्वती की खोज का, जो हमें ले जाता है गंगा सिविलाइजेशन के तट तक, यानी गंगा के तट तक, यानी नॉर्थ इंडिया में। यहां से शुरू होता है हमारी खोज का अगला चरण, जिसके बारे में हम जानेंगे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर बताइए कि आपका क्या विचार है इस बारे में। चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।